हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त 2024 और ये हमारा आज का पहला एडिटोरियल है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एडिटोरियल है नरेंद्र मोदी जी की विजिट टू कीव यूक्रेन के बारे में और यह बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रही क्योंकि इससे पहले उन्होंने मॉस्को को भी विजिट किया था। ये जो विजिट है ये रूस और यूक्रेन का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया की पोजीशन को बैलेंस्ड है ये शो करता है। इंडिया की इस कॉन्फ्लिक्ट पर यूनिक और अलग अप्रोच रही है। फरवरी 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तब से इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में जितने भी रेजोल्यूशंस हैं उन पर एब्सटेन किया, मतलब कि कोई भी स्टैंड लेने से परहेज किया जो कि इनडायरेक्टली रूस की अगेंस्ट था। साथ ही इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू भी रूस पर लगाए गए जो भी सैंक्शन है उसे भी इग्नोर किया, उसके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लिया। खासकर ऑयल इंपोर्ट्स, डिफेंस हार्डवेयर की परचेज एक्सेट्रा। पीएम मोदी की यूक्रेन विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूक्रेन की आज़ादी, यूक्रेन की इंडिपेंडेंस 1991 में हुई थी, इसके बाद पहली बार की गई विजिट है। इस यात्रा में मोदी जी और जेलेंस्की ने युद्ध पर चर्चा की और उन बच्चों की स्मृति में बने एक मेमोरियल का दौरा किया। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कोई मेजर रोल प्ले करेगा, जैसे कि कीव द्वारा प्रस्तावित समिट में दिख रहा है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ये है कि एक इंडिया का ये बैलेंसिंग एक्ट है। यह विजिट दुनिया को सिग्नल देती है कि इंडिया बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और वो रशिया को साथ अपने रिलेशन को बनाए रखते हुए यूक्रेन के साथ भी बातचीत में है। ग्लोबल प्रेजेंस, इस विजिट ने इंडिया को एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश किया है जो दोनों साइड के बीच पीस लाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन। इस विजिट के बावजूद इंडिया ने अभी तक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया है, जो कुछ कंट्रीज के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। डिप्लोमेटिक रिस्क, यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में इंडिया अपने रिलेशन को रिस्क में डाल रहा है। इस विजिट का मतलब यह है कि इंडिया ने यूक्रेन के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेप लिया है, लेकिन ये स्टेप अभी सिर्फ सिंबॉलिक ही लगता है। आगे देखना होगा कि क्या इंडिया अपनी पोजीशन को चेंज करता है और एक बड़ा डिप्लोमेटिक रोल प्ले करता है। ये है आज का दूसरा एडिटोरियल और यह है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बारे में, जिन्होंने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बाहर निकलने का फैसला लिया है। चंपई सोरेन, जो झारखंड में ट्राइबल मोबिलाइजेशन में एक प्रमुख नेता रहे, उन्होंने लंबे समय तक शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन के साथ काम किया। जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन ने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया जब उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा करप्शन के आरोप लगाए गए। इसके बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया, जो हेमंत सोरेन की तरफ से एक बोल्ड मूव था, क्योंकि उन्होंने किसी फैमिली मेंबर को ना चुनते हुए पार्टी के सीनियर लीडर को चुना। लेकिन जब हेमंत सोरेन को बेल मिल गई और जब वह जून में वापस आए तो उन्होंने फिर से सत्ता में आने की इच्छा जताई। चंपई सोरेन का अचानक हटाया जाना उनके लिए अपमानजनक था और उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई। जेएमएम में, जैसा कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, एक ही परिवार या नेता का कंट्रोल होता है और ऐसे में इंडिविजुअल लीडर की एम्बिशन की कोई भी जगह नहीं रहती। चंपारण सोरेन ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए पार्टी छोड़ दी और अब उनके अगले कदम पर भी सभी की नजर है। लेकिन इस मूव के पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स में पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस,
चंपई सोरेन के बाहर निकलने से राजनीति में नए मौके मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो जेएमएम के दबाव महसूस कर रहे हैं। बीजेपी, अगर चंपई बीजेपी में शामिल होते हैं तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है, खासकर आदिवासी वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ये जो घटना हुई है, इससे जेएमएम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, जिससे पार्टी की इमेज को भी नुकसान हो सकता है। वोटर कंफ्यूजन हो सकती है। चंपई के बाहर निकलने से आदिवासी समुदाय में कंफ्यूजन बढ़ सकती है, जिससे वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि चंपई सोरेन का जेएमएम से बाहर निकलना झारखंड की राजनीति में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये एडिटोरियल भारत के 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने के गोल पर फोकस करता है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, इस पर खास ध्यान दिया गया है। एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंटल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल सिस्टम, इन सबको प्रमोट किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने 78 लाख हेक्टेयर को कवर किया है और माइक्रो इरिगेशन से वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाई है। तो हमें ऐसे ऐसे और स्टेप्स की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए इंडिया जो है बहुत सारे चैलेंजेस, इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, मार्केट एक्सेस इशू। भारत में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है। 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम करती है, लेकिन जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। यह डिस्पैरिटी दिखाता है कि अगर करंट ग्रोथ रेट कंटिन्यू रही तो यह इनइक्वालिटी को बढ़ा सकती है। फ्यूचर प्लान्स, 2047 तक एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर 7 से 8% तक घट सकता है, लेकिन तब भी यह वर्कफोर्स का 30% ज्यादा हिस्से को रोजगार देता रहेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ करंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करना सफिशिएंट नहीं होगा। फूड डिमांड, यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के मुताबिक 2040 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.59 बिलियन तक पहुंच सकती है, जिससे कि फूड डिमांड भी बढ़ेगी और ये लगभग 2.85% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ सकती है। इसे फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर में मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। अब कुछ चैलेंजेस के बाद कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। सरकार ने फार्मर प्रोस्पेरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और ये स्कीम्स किसानों की जरूरतों को सपोर्ट करती है और उन्हें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। अभी फ्यूचर स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का फोकस फ्यूचर डिमांड को मीट करने, चैलेंजेस को एड्रेस करने और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने पर है। 2047 से 48 तक फूड डिमांड 402 मिलियन टन से 437 मिलियन टन हो सकती है, जिसे सस्टेनेबली मीट करने के लिए सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी। एडवांटेजेस, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होगा तो अच्छा ही है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और अगर ये लोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंडियन एग्रीकल्चर को मिलेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर जीडीपी और वर्कफोर्स के बीच बढ़ता इम्बैलेंस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है। इनइक्वालिटी भी तो इंक्रीज हो सकती है ना। क्लाइमेट चेंज और लैंड डिग्रेडेशन जैसे चैलेंज एग्रीकल्चर ग्रोथ को लिमिट
कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि भारत के 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने के गोल में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रिटिकल रोल होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को अपनाकर ही हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट और फार्मर का मिलकर काम करना जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक प्रॉस्परस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम बनाया जा सके। हमारा आज का फोर्थ एडिटोरियल जो कि बात करता है मार्क इन्फ्लेशन एंड मार्क कंप्रेशन के बारे में। तो मार्क इन्फ्लेशन क्या होता है? मार्क्स इन्फ्लेशन का मतलब है कि स्टूडेंट को आर्टिफिशियली हायर मार्क्स दिए जाते हैं जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी एग्जाम में स्टूडेंट्स को जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा मार्क्स दिए गए। ये इसलिए किया जाता है ताकि पास परसेंटेज बढ़ाई जा सके और ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ दिखाया जा सके। ठीक है। और मार्क्स कंप्रेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स एक ही हाई रेंज में क्लस्टर कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल 90 टू 95%। मतलब एक ही रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाते हैं जिससे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का डिफरेंस कम हो जाता है। और मार्क्स कंप्रेशन तब होता है जब ज्यादातर स्टूडेंट्स को एक ही रेंज में मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे उन्हें परफॉर्मेंस थोड़ी अलग अलग क्यों ना की हो। ठीक है। अब देखते हैं कि ये मुद्दा क्या है। अब हुआ ये कि 2023 का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग क्लास 10 में लगभग 85% स्टूडेंट पास हुए, जिसमें कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60% से ज्यादा हैं वो 61% है। सिमिलरली क्लास 10 में 82% स्टूडेंट्स पास हुए जिसमें कि 60% से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स 56% है। ठीक है। तो ये जो पास परसेंटेज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस इसमें ज्यादा है कि 60% से जो ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेट्स के बीच में सिग्निफिकेंट वेरिएशन है। जैसे कि कंपैरेबल स्केल की कमी है। फॉर एग्जांपल एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल बेंचमार्क नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम तो हैं जैसे नीट, जेईई एक्सेट्रा, बट ये एग्जाम अलग ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, तो इससे ट्रू एकेडमिक तो नहीं आप डिसाइड कर सकते हो। ट्रू एकेडमिक नॉलेज तो ये नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और एक सर्वे है नेशनल अचीवमेंट सर्वे बाय एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, बट ये कुछ एक लिमिट तक तो रिफ्लेक्ट करता है ट्रू एकेडमिक नॉलेज को, बट यह भी परफेक्ट बेंचमार्क नहीं माना जा सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मार्क्स इन्फ्लेशन और जो कंप्रेशन है इसके कारण क्या है। इसका कारण है एक तो स्टूडेंट्स का और फैमिलीज का एक्सपेक्टेशन, है ना। इसके बाद जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनमें कंपटीशन। लेकिन इससे क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी लो होती है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर डिफरेंट बोर्ड्स में अगर इतना ज्यादा मार्क्स का वेरिएशन रहेगा तो फिर स्टूडेंट को आगे भी तो दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल एक हरियाणा बोर्ड का स्टूडेंट डीयू में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, और उसके परसेंटेज है 95%। और एक एसएम बोर्ड का स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके परसेंटेज है 70%। अब आपको ये देखने में तो 70 और 95% लग रहा है, बट एक्चुअली इन दोनों बोर्ड्स के बीच में सिलेबस और इवैल्यूएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ के जो 70% है वो ये वाला स्टूडेंट यहाँ के 95 वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वहाँ का सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है, इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा हरियाणा के केस में नहीं है। तो इसीलिए जो भी परसेंटेज आप मार्कशीट पर मेंशन कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये स्टूडेंट ज़्यादा डिजर्विंग था, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और इसको मिल गई, जबकि इसके पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम होगी। और एक और इन सब का कारण है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस में।
अभी इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि एक तो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो एग्जाम कंडक्ट करने में, जैसे क्वेश्चन पेपर सेटिंग, इवैल्यूएशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन, इन सबको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऑटोमेशन होना चाहिए। ऑटोमेशन मतलब कि आंसर स्क्रिप्ट की पार्शियल ऑटोमेशन, स्कैनिंग और ऑनलाइन इवैल्यूएशन से इवैल्यूएशन एरर को कम किया जा सकता है, तो हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। और मार्कशीट का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे कि 2 मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब 2 फॉर्मेट में पब्लिश करना चाहिए। एक तो एक्चुअल मार्क्स के लिए होनी चाहिए और दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर के लिए होनी चाहिए, जिससे मार्क इन्फ्लेशन और कंप्रेशन को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस मिलना चाहिए आंसर स्क्रिप्ट का रिजल्ट के बाद, और इसके साथ नॉमिनल फी पर री इवैल्यूएशन मिले नॉमिनल फी पर, प्लस टाइमली भी मिले, वो भी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा प्रोसेस भी इजियर हो। ठीक है? अब ये जो इन्फ्लेशन है, मार्क इन्फ्लेशन है, इसका एक फायदा तो ये है कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ठीक है? और वो हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट होते हैं। लेकिन इसका जो सारा जो डिसएडवांटेज है ना, वो आकर गिरता है इंडियन एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी पर, और इसके बाद स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर। स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर, क्योंकि अभी उन्हें एकेडमिक नॉलेज कितनी है कितनी नहीं, इस ये एक बार मार्क्स तो आ गए, चलो ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या? आपको जॉब चाहिए, आपको हायर स्टडीज में जाना है, कहीं और जाना है, कहीं और किसी कंट्री को, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, तो वहां पे आपकी एकेडमिक नॉलेज ज्यादा मैटर करेगी। सो दीज आर द इश्यूज। सो लेट्स सी